फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा k या सॉरी हाँ k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log r नॉट बाय, ये हमारा था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, एक कांस्टेंट टाइम से निकालना हो तो हम इसके थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि एक और प्रॉपर्टी होती है हमारी, दैट इज कॉल्ड दी हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होता है? देखो, हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड, हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर initial concentration of reactant, for initial concentration of reactant to be reduced to half। ठीक है, तो हाफ लाइफ एक रिएक्शन का वो टाइम होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। ये वो टाइम होता है जिसपे जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है दैट इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल concentration R is in half of R naught। तो ये होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज द टाइम जब फाइनल कंसंट्रेशन हाफ ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन बचे। तो इसको निकालने के लिए दोनों पे हम लगा सकते हैं हाफ लाइफ का फॉर्मूला। सपोज t 0 ऑर्डर में निकाल दो, t will be equal to R naught minus R by K। ठीक है, at t half, t को बोलेंगे t half और R नॉट में से R माइनस करना है। R कितना बचेगा? हाफ ऑफ R नॉट। ठीक है, तो हाफ ऑफ R नॉट मतलब ये वो टाइम है जब कंसंट्रेशन हाफ बचती है। इसका टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे टी हाफ से और कंसंट्रेशन रख देंगे हाफ ऑफ ओरिजिन अपॉन k। तो ये आ जाएगा R नॉट बाय टाइम हाफ नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है। हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट किया जाता है t से स्प्लिट हाफ है। तो हाफ लाइफ को हम निकाल रहे हैं, हाफ लाइफ को निकालने के लिए R नॉट माइनस हाफ R नॉट, ये आ गया फाइनल फॉर्मूला फॉर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर मैं तुम्हें रेट कांस्टेंट दे दूं, इनिशियल कंसंट्रेशन दे दूं और हाफ लाइफ पूछूं, हाफ लाइफ निकल जाएगा। एंड उल्टा हो जाए, हाफ लाइफ दे दूं, इनिशियल कंसंट्रेशन दे दूं और रेट कांस्टेंट पूछूं तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हमें टी हाफ निकालना हो तो इस फॉर्मूले में टी को इधर ले लो, टी विल बी इक्वल टू 2.303 बाय k log R नॉट बाय R। ठीक है, अब अगर टी हाफ, एट टी हाफ हम बोलेंगे एट हाफ लाइफ जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ R नॉट। पुट करो इसको, टी को टी हाफ लिख दो और R को हाफ ऑफ R नॉट लिख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा T हाफ विल बी इक्वल टू 2.303 बाय K log R नॉट बाय R नॉट बाय 2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, R नॉट से R नॉट कट जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2.303 बाय K log 2। ठीक है, यह आ जाएगा 2.303 बाय k इंटू 0.3010। यह क्या आ जाएगा? ठीक है, समझ आया? तो दैट विल बी इक्वल टू 0.693 बाय k। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें R नॉट भी नहीं होगा। तो एक बार इन फॉर्मूलास को थोड़ा सा देखो। द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे या नहीं? डिपेंड अपॉन ओरिजिनल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है हमारी हाफ लाइफ। ठीक है, इधर बोले T half is equal to 0.693 K, it is independent of initial concentration। तो हम बोलेंगे हाफ लाइफ ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन। क्लियर है भाई? ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अरे क्वेश्चन है, ये आता है बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बहुत सारे स्कूलों के पेपर में आया था ये अभी। तो क्वेश्चन था ड्यूरिंग 2 hours, देखो in first 2 hours the initial concentration of a reactant is reduced to 50%. ठीक है, after 4 hours %75 of reactant is consumed. What type of reaction is it? First order, zero या second order? What is the order of the reaction? What is the order of reaction? हाँ, तो क्या पता चला? कुछ पता चला इससे? जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर? कैसे पता? हाँ, पहले इनिशियल आर नॉट है, तो 2 hours के बाद कितने बची? 0.5 आर नॉट 50% बचा, तो ये कितना कंज्यूम हो गया? हाफ कंज्यूम हो गया। तो हम बोल सकते हैं इसकी हाफ लाइफ कितनी है? 2 hours में आधा बचता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 4 घंटे बाद, 4 घंटे यानी 2 घंटे और 2 घंटे बाद ये इसका आधा बचना चाहिए था, या फिर ऐसे बोल रहा है आफ्टर 4 hours बाद 75% कंज्यूम हो गया। 75% कंज्यूम हो गया यानी कि कितना बचा? इसको 100 मान लो सपोज, वो इजी रहेगा हमारे लिए। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन भी 100। ठीक है, अब 2 घंटे बाद ये बचता है 50%, तो कितना बचा? 50। ठीक है, और कहते हैं 4 घंटे बाद 75% कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना? 25। ठीक है, हम बोल रहे हैं पहले 2 hours में 50 हो गया, फिर नेक्स्ट 2 hours में क्या हो गया? अच्छा, फर्स्ट 2 hour में 50% कंज्यूम हो गया और नेक्स्ट 2 hour में 50% फिर से कंज्यूम हो गया। हम कह सकते हैं हाफ लाइफ कांस्टेंट है, 2 घंटे बाद आधा हुआ, फिर 2 घंटे बाद आधा हुआ। तो अगर हाफ लाइफ कांस्टेंट है तो कौन सी ऑर्डर होगा? फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में टी इररिस्पेक्टिव होता है ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो पहले 2 घंटे में 50 हो गया, तो नेक्स्ट 2 hours में 50 हो गया, तो यानी कि हाफ लाइफ 2 hour ही रही ना, कम तो नहीं हुई। पहले इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी तो 50 बचे थे, अब इनिशियल कंसंट्रेशन 50 है, तो हाफ लाइफ कम हो जाती है अगर वो जीरो ऑर्डर होता। क्यों? बिकॉज उसमें टी हाफ इज डिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। इसमें इनका रिलेशन है, इसमें रिलेशन नहीं है, इसमें हमें दिख रहा है इंडिपेंडेंट है, तो दिस इज द, तो बोलोगे एज वी कैन सी फ्रॉम द डेटा द हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ
of initial concentration R naught. So according to this law, it is a zero order reaction. Oh sorry, first order reaction. First order. ठीक है, समझ आया? जब बाहर के लिए आ गलती करना। अच्छा नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। कुछ प्रॉब्लम आई थी लाइक से इसी क्वेश्चन को दिए थे कल के लिए, बताओ कौन सा डाउट है? इसे कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन को बताओ। राइट से सीख में दिया था rate constant for a first order is 60 per second. How much time will it take to reduce the concentration to 160? ये वाला तो हो गया होगा, हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4.16 में किसी को डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट 4.18 दिया था। For a first order to reaction show that 99% completion is twice that of the completion of 90%. ये हो गया था ये कराओ। बोलो किसी को डाउट है 4.18 में? नहीं डाउट है तो बोलेगा कौन? अच्छा 4.18 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। और क्वेश्चन क्या है कि फॉर अ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर। शो दैट टाइम टेकन फॉर 99% कंप्लीशन, टाइम टेकन फॉर 99% कंप्लीशन, वो जूम हो जाएगा। टाइम टेकन फॉर 99% कंप्लीशन is 10 times of time taken for 90% कंप्लीशन। ठीक है, ये प्रूव करना। ठीक है, तो ये प्रूव कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या है? टाइम का फॉर्मूला है t is equal to 2 by k log r naught by r। ठीक है, अब अगर सपोज हमें टाइम 99% ले रहा है तो टाइम 99% में कितना परसेंट रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका होगा? 99% रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका होगा। तो हम बोलेंगे इफ इनिशियल कंसंट्रेशन r है तो मतलब फाइनल r है तो दैट विल बी r naught minus 0.99 ऑफ r naught। 99% खत्म हो गया तो बचा कितना? 0.01 R naught। ठीक है, तो इसके अंदर पुट करते हैं। तो टाइम टेकन फॉर 99% कंप्लीशन वुड बी 2.303 k इनटू लॉग। लॉग में R naught कितना रखना है? R naught को R naught ही रहेगा और नीचे आएगा 0.01 R naught। ये ऊपर जाकर 100 हो जाएगा, R naught से R naught कट जाएगा, it will become log 100। log 100 is 2। ठीक है, 2 log 10 तो 2 आ जाएगा 2.303 by k into 2 that is कितना आएगा? 4.606 by k। ठीक है, अगर नेक्स्ट पार्ट क्या है? 90% कंप्लीशन के लिए तुम कर सकते हो। 90% कंप्लीशन के लिए सेम स्टेप्स करो। सर R 100 हो जाएगा, R naught हट गया। नहीं ये उसको अगर 100 लेके करो, हाँ 100 लेके कर सकते। अभी करो 90% कंप्लीशन के लिए करो। 90% में R naught माइनस कितना माइनस होगा? 0.90 R naught माइनस होगा। करो हो गया। तो 90% में हम रखेंगे
2.303 by k log ऑफ ऊपर तो R0 ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 100 माइनस यानी 1 माइनस 0.90 तो आ जाएगा 0.1। ठीक है, ऊपर जाएंगे इसमें P90% इज इक्वल टू तुझे रखा था 1 बजे टाइम, यहाँ से तो आ रहा हूँ। तो टाइम वहां पे भी थोड़ा जल्दी कराता ना, ऊपर जाके 10 हो जाएगा log 10 1, तो दैट इज 2.303 by k। तुम यहीं से लिख सकते हो, मुझे 10 10 डाल दो ना। हाँ नहीं 2 टाइम ट्वाइस था 10 क्वेश्चन में 10 टाइम थी। ठीक है, तो ट्वाइस आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये आ गया 2.303 k और ये कितना आ रहा है 2.303 k into 2, तो हम बोल सकते हैं t 99% is equal to 2 times of t 90% times 2। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा और करोगे तो लिखो एग्जांपल में भाई क्वेश्चन है show that in first order reaction show that in first order reaction time required for completion of 99.9% time required for completion of 99.9% is 10 times of half life, 10 times of its half life। करो क्वेश्चन क्या है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion is 10 times of t half। ये प्रूव करो, तो दोनों निकालो और देखो। हो गया? नहीं हुआ? हो गया? टाइम 99.9% आएगा, जब हम निकालेंगे 2.303 by k log R0 और नीचे आएगा 0.001 R0। ठीक है, 0.01 है, 0.01 R0 आएगा। ठीक है,
जब हम इसको 2.303 ऑन के करेंगे दैट विल बी लॉग ऊपर जाके 10^2 हो जाएगा। Okay, log 10^2 will be 6.2 आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया 2.303 by k। ठीक है आपने यहाँ 0.0 आएगा, सही करो 10^3 और यहाँ आएगा 3 और ये आएगा 6.909 k, ये होगा t 99.9 99.9% होगा, तो 99.9% आ गया ये। और टी हाफ में पता है क्या होता है 0.693 by k, तो इन दोनों की रेशियो लेते हैं t 99.9 अपॉन टी हाफ, तो आएगा 6.9209 ये तो कट जाएगा अपॉन 0.693 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10। ठीक है 99.9 को को बस कर, ठीक है। इसीलिए देखो R0 का तो -99.9 अपॉन 100 करेगा ऑफ R0 तो माइनस करेगा तो आएगा 0.999 R0, ठीक है। तो इसीलिए वो आएगा 0.001, ठीक है। क्लियर है भाई, आगे समझ। नेक्स्ट टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लिखेंगे सूडो मींस फॉल्स, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में का मतलब ये होता है ये फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर है। फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि इनके अंदर ये फर्स्ट ऑर्डर लग रही है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर एग्जैक्टली है नहीं। देखो जब एस्टर हो CH3 CH2 COO CH3, ये एस्टर है, ये है मिथाइल इथानोएट है ना। अगर हम मिथाइल इथानोएट को हाइड्रोलाइज करते हैं तो वाटर यूज करते हैं इस रिएक्शन में और हाइड्रोलाइज करके बनता है ये मिथाइल इथानोएट, इसको इथानोएट बनाना। अच्छा मिल जाएगा इथेनोइक एसिड प्लस मिथेनॉल, ठीक है। इस रिएक्शन में जो रेट होता तो रेट दोनों रिएक्टेंट में डिपेंड करता, तो रेट में बड़ा दिन के अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका मॉलिक्यूलरिटीज का ऑर्डर होगा CH3COO CH3 1 होना चाहिए था और H2O क्या होना चाहिए था, ये भी 1 होना चाहिए था अगर एलिमेंट्री है तो, ठीक है। पर होता क्या है इसमें एक रिएक्टेंट एक्सेस में, कौन H2O एक्सेस में, तो वो एक्सेस में होने की वजह से उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर रिएक्शन करते हैं सपोज इसके 0.1 मोल लिया और इसके 10 मोल लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी लेना पड़ता है, तो ये 0.1 जब 0 होंगे तो इसके कितने बचेंगे 9.9, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, उसका 0.1 के लिए इसका 0.1 निकलेगा तो 9.9। तो अगर हम बोलेंगे 10 और 9.9 में कुछ डिफरेंस है नहीं, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, एक ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है जब ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एक प्रेजेंट होता है। तो इस केस में ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होगी कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट था k डैश, तो ये इन दोनों को लेकर एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं हम, k डैश इनटू H2O, यहाँ पे लिखा CH3COO CH3 एस्टर, ये एक नया कांस्टेंट बना दिया। व्हाई? बिकॉज़ वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो इस केस में ये नया कांस्टेंट बन गया k। और सिर्फ जो रिएक्शन रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ एस्टर पे। तो ये होनी चाहिए थी सेकेंड ऑर्डर, होनी चाहिए थी सेकेंड ऑर्डर, बट एक्चुअली है क्या ये फर्स्ट ऑर्डर। तो दिस इज अ सूडो मीनिंग फॉल्स,
फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका एग्जांपल लर्न करना होगा और ये बना के दिखाना होता है आ जाए तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर। बोनस क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल ज़्यादा है कोशिश का। सर अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी ना, डाइल्यूट फाइनाइट होगा सर। हाँ डाइल्यूशन तो डाइल्यूशन के लिए बहुत कम रिक्वायर्ड होगा ना वो, जिससे वो रिएक्ट करेगा एक्चुअली कम होगा। तो ऐसा तभी होगा जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक कोई भी एक रिएक्टेंट प्रेजेंट हो तो उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। ये लिख लिया, नोट कर लिया। तो इसमें लिखेंगे in a chemical reaction when one of the reactant is present in large excess, comma, one of the reactant is present in large excess, comma, its concentration does not get altered much. Its concentration does not get altered much during the course of reaction. During the course of reaction, does not get altered much during the course of reaction. Okay. In this case, a second order reaction behaves as a first order reaction. This is known as pseudo first order reaction. This is known as pseudo first order reaction. एक और इसका एग्जांपल लिख सकते हैं C12H22O11 plus H2O gives next plus C glucose plus fructose C6H12O6 plus C6H12O6, that is glucose and fructose. ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक हो गया। इसमें भी वाटर लार्ज एक्सेस में होगा और उस पर कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं होगी। ऐसी रिएक्शन की जाती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे अरेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। अरेनियस इक्वेशन, सर हाँ वो फॉर्मूला दोनों सेम है। हाँ सेम, हाँ दोनों फॉर्मूला सेम है। ये एक यू एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, दोनों एक दूसरे के फंक्शन में बाइसोमर्स है। अच्छा नेक्स्ट पढ़ोगे तो बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट, ये इक्वेशन से हम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट इज गिवन बाय एन इक्वेशन नोन एज अरेनियस इक्वेशन। एक जनरल फैक्ट तुम्हें बताऊं तो जनरल फैक्ट ये है, whenever we rise मतलब increase temperature by 10 डिग्री सेल्सियस, जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। रिएक्शन रेट डबल, यानी जो रिएक्शन स्लो हो रही होती है, अगर हम उसे 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यूजुअली इट गेट्स डबल फास्टर, मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है भाई? तो इसको भी हम इस इक्वेशन से देख पाएंगे, दैट इज द अरेनियस इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है देखो, इक्वेशन है K is equal to A E minus A by R. This is called Arrhenius equation.
इसमें रेट का रिलेशन नहीं है, इसमें रिलेशन है रेट कांस्टेंट का। रेट कांस्टेंट के टेम्परेचर से कैसे रिलेट हो रहा है देखो, अगर मैं बोलूं यहाँ पे पहले देख लो चीजें हैं क्या, के तो वही है हमारा रेट कांस्टेंट जो हमारा रेट लॉ में आता है। ए को हम बोलते हैं अरेनियस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और इसका एक और नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। अच्छा ई तो एक्सपोनेंशियल है जो तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, और आर गैस कांस्टेंट और टी इज टेम्परेचर, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ा दिया, तो E बाय आर टी की वैल्यू क्या होगी, E बाय आर टी की वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि तुमने डिनोमिनेटर बढ़ाया, माइनस लगा दो तो बढ़ जाएगी, माइनस लगाने पर टेम्परेचर बढ़ाने से ये पूरी वैल्यू बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली पावर बढ़ रही है, तो k भी बढ़ेगा, और k बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, बिकॉज रेट लॉ में अगर कभी भी रेट लॉ लिखा होता है तो रेट लॉ में k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट से, रेट k इंक्रीज होता है तो रेट भी इंक्रीज होता है। समझ आया, इक्वेशन से देख पा रहे हैं, दोबारा बताऊं। अच्छा E बाय आर टी है, टेम्परेचर बढ़ाया, ये वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, कम होगी, माइनस लगा दे, बढ़ेगी कम होगी, अब बढ़ेगी, पहले कम होगी, माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है ना, तो ये बढ़ेगी, और इसको पावर बना दिया, तो पावर बनाने के लिए इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो k बढ़ जाएगा, k बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। ये तो एक रिलेशन मैं दिखा रहा हूँ, इसको यूज करने के लिए इट इज बेटर टू टेक अ लॉग ऑफ दिस इक्वेशन, लॉग नेचुरल ले लें अगर हम तो ln k इज इक्वल टू ln k प्लस इनटू द प्लस ln e रेज़ बाय e बाय r t, और ln e होता है 1, अब पावर बन जाती है आगे, लॉग नेचुरल टू द बेस e 1 होता है, तो ये आएगा ln a माइनस ए बाय आर टी, और यहाँ पे आ गया ln k। ये लॉग नेचुरल की फॉर्म है फॉर अरेनियस इक्वेशन। अगर इसे हमें करना हो कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ log टू द बेस 10, ये हो जाएगा log a, यहाँ हो जाएगा log a, अरे ये मल्टीप्लाई तो 2.303 से, ये भी होगा 2.303 से, 2.303 से डिवाइड कर दो तो इसके नीचे आ जाएगा सीधा, तो हम बोलते हैं a बाय 2.303 r t, ये भी एक फॉर्म हो गया log टू द बेस 10 पे। समझ आ गई? अब इनके ग्राफ देखते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट की कौन सी इक्वेशन बताती है, अरेनियस इक्वेशन, और अरेनियस इक्वेशन क्या है, a = a बाय r t, ये तो कुछ नहीं है, ये क्या है, ये इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब ग्राफ बनाएंगे, बना सकते हो, कंपेयर कर सकते हो y = mx + c पे, ln k वाले के लिए बना लो, इसका बना लो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि हम करेंगे, आगे आएगा। तो देखो इसको ग्राफ को प्लॉट करा तो y = c - mx, तो 1/t टेम्परेचर का डिपेंडेंस देखना है, तो 1/t मेरा x एक्सिस हो गया, तो ग्राफ बनेगा 1/t इधर y एक्सिस पे ln k, स्लोप इज नेगेटिव and slope will be equal to minus a by r, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, अब इसमें क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, अरेनियस इक्वेशन में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो लिखो फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स, पहले क्वेश्चन लिखो पहले टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स,
एक बैक से इस पे क्वेश्चन है, the decomposition of a hydrocarbon, the decomposition of hydrocarbon follows the equation, the decomposition of hydrocarbon follows the equation, this 4.5 into 10 raised to power 11 second inverse e raised to power minus 2800 Kelvin by T. Calculate EA. Possible या not possible? कैसे? इसको कंपेयर करो किससे? K is equal to A EA by RT से, ठीक है? देखो जो जो चीजें तुम्हें मिल जाए उसको हटा दो, T हट गया, अच्छा A मिल गया, E हट गया, तो जो ये वैल्यू है 2800 किसकी वैल्यू होगी? ये होगी EA by R की। तो बोल सकते हैं कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द रेडियस इक्वेशन, EA by R will be equal to minus 2800, माइनस के डालेंगे ना, माइनस माइनस भी तो कौन सेम है, तो ये वो केल्विन वो तो ये 2800 होगी। अगर तुमसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछे तो क्या करेंगे? 8.314 जूल्स पर केल्विन। ये केल्विन में गिवन है ना वैल्यू, केल्विन केल्विन कट जाएगा और एक्टिवेशन एनर्जी जूल्स में आ जाएगी। जूल पर केल्विन पर मोल होगी इसमें, जूल पर मोल में आएगी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? समझ आया? इतना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और होता है, लिखेंगे रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे rate constant for first order decomposition of H2O2, rate constant for first order decomposition of H2O2 is given by the equation log K, तो इसको कितनी बार करते हैं? log K is equal to 14.34 minus 1.25 into 10 raised to power 4 K by T. Calculate activation energy. Calculate activation energy. First part है log K। तो इसको किससे कंपेयर करेंगे? इसकी लॉग वाली इक्वेशन से। तो लॉग वाली इक्वेशन में देखो उसकी लॉग वाली इक्वेशन होती क्या थी? रेडियस इक्वेशन की log K is equal to हाँ इसके होता था log R naught log A minus EA by 2.303 R T, ठीक है? जो चीजें मिल जाए उनसे हटा दो, फिर से T मिल गया, ठीक है? ये log E होगा वो उसको नहीं, ठीक है? अच्छा जो वैल्यू बची किसकी बची? EA by 2.303 R। तो EA by 2.303 R हम देख सकते हैं कंपेयर करके इट इज़ इक्वल टू 1.25 इंटू 10 to the power 4, राइट? तो इससे हम EA को निकाल सकते हैं। यस, EA विल बी 1.25 इंटू 10 to the power 4 multiplied by 2.303 into R, that is 8.314. तो this will give us value in joules, ठीक है?
this will be 23.933 934 into 10 to the power 4 joules. We have completed 3 topics today. One is half-life, second is pseudo first order reaction, and third is Arrhenius concept, Arrhenius equation. और इन सब के हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे, है ना. सो ये क्लास अगर तुम्हें प्रोडक्टिव लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ मुझे बताना. प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ शेयर. थैंक यू.